Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 6 science chapter number 14. The name of the chapter is water. In my previous video I will explain to you what is a water cycle. Today I am going to explain what if it rains heavily. अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो यानी कि भारी वर्षा हो तो क्या होगा. The time duration and the amount of the rainfall varies from place to place. In some parts of the world, it rains throughout the year, while there are places where it rains only for a few days. In our country, most of the rainfall occurs during the monsoon season. Rains bring relief, especially after hot summer days, and the sowing of the many crops depend on the arrival of the monsoon. However, excess of rainfall may lead to many problems. Heavy rains may lead to rise in the level of water in river, lakes and the ponds. The water may then spread over large areas causing floods. The crop field, forests, villages and the cities may get submerged by water. In our country, floods causes extensive damage of crops, domestic animals, property and the human's life also. ये बताया जा रहा है बेटे कि अगर भारी वर्षा हो तो क्या होगा कि हमारे यहाँ पर इन द स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ पर बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भारी वर्षा होती है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि पूरे साल के अंदर वर्षा जो है वो बहुत कम होती है. हमारे यहाँ पर बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर निर्भर करता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश होने से भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं. जैसे कि भारी बारिश से नदियाँ, झील, तालाब इन सब का जो वाटर लेवल है, जल स्तर है वो बढ़ जाता है और ऐसा होने पर जो पानी है वो एक बड़े क्षेत्र में फैलता है और उसकी वजह से वो जैसे कि हम बाढ़ कहते हैं, है ना. बहुत तेज़ अगर जो बारिश है वो होती है और उसकी वजह से वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से वो जो पानी है वो अगर सिटी में, विलेजेस में, तटीय क्षेत्रों से अंदर की तरफ आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम बाढ़ कहते हैं, है ना. नदियों का पानी है या झीलों का पानी है, समुद्र का पानी है, अगर वो अपने जगह को छोड़कर, है ना, मतलब वाटर लेवल राइज हो गया तो कहाँ आएगा, पानी ज़मीन पर आएगा. तो यदि वो गाँवों में, सिटीज़ के अंदर अगर एंटर हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं. यह खेतों, गाँवों और शहरों को क्या करता है, पूरा जलमग्न कर देता है. हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा एवं मानव जीवन की बहुत ज़्यादा क्षति होती है. ठीक है. अब इसके बाद में आगे बताया जा रहा है कि बाढ़ के समय में जल में रहने वाले जो जीव होते हैं ना, यानी कि जो वाटर एनिमल्स होते हैं, ड्यूरिंग फ्लूड्स द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द waters. They often get trapped on land areas and die when the flood water rains also affect the animals living in the soil. बाढ़ के समय में क्या होता है बेटा, जल में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जो जीव होते हैं, वो भी साथ में बह जाते हैं, है ना. और बाढ़ का जब जल उतरता है, यानी कि जब पानी नीचे की तरफ हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस टाइम पे ये जो एनिमल्स होते हैं ये मिट्टी में जो पानी से मिट्टी आई थी, मिट्टी में या किसी थलीय क्षेत्र के ऊपर फंस जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है. वर्षा भूमि पर रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती है. What happens if it does not rain for a long period? क्या हो यदि बहुत लंबे समय तक अगर बारिश ना हो तो क्या हो. Can you imagine what would happen if it does not rain in a region for a year or more? आपको क्या लगता है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक बारिश न हो तो क्या होगा. The soil continues to lose water to evaporation and the transpiration. Since it not being brought back by rain, the soil becomes dry. The level of the water in ponds and the wells of the region goes down and some of them may even dry up. The groundwater may also become scarce. This may lead to drought. इसके बाद में कहा जा रहा है कि यदि बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होगी तो वहाँ का ज़मीन का जो पानी है वो क्या होगा, वो तो जो
वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, वो प्रोसेस तो चलता ही रहेगा, जिसकी वजह से उस मिट्टी की, उस ज़मीन की जो नमी होगी वो कम होती जाएगी और वहाँ के जो तालाब होंगे, कुएँ होंगे, उनका जो वाटर लेवल होगा वो भी गिर जाएगा, कम हो जाएगा उसके अंदर पानी, और जो ग्राउंड वाटर है वो भी, उसका लेवल भी कम हो जाएगा। In that condition, it is difficult to get food and fodder. You might have heard about the droughts occurring in some parts of our country or the world. Are you aware of the difficulties faced by the people living in these areas? What happens to the animals and the vegetation in these conditions? Try and find out about this by talking to your parents and the neighbors, and by reading about it from newspaper and the magazines. आगे की तरफ बताया जा रहा है कि सूखे की स्थिति के अंदर जो खाद्यान्न होता है, जो खाना होता है, वो और चारा प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। कभी कभी हमारे देश में या वर्ल्ड के कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनके बारे में, जहाँ पर सूखा पड़ा हो तो आपने उनके बारे में सुना होगा। इन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं, और इन परिस्थितियों में जो एनिमल्स हैं और जो हमारा जो प्लांट्स लेवल है ना, इन सबको परेशानियां होती ही हैं। जो प्लांट्स हैं उनको भी परेशानी होती है, उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक होता है, ये टाइम वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो आप अपने पेरेंट्स से और अपने नेबर्स से इस बारे में एक बार बात करके देखिए कि जब सूखा पड़ता है तो क्या होता है, और हमारे जो न्यूज़पेपर हैं और जो मैगज़ीन हैं, इनके थ्रू भी आप इस बारे में पता लगाने की कोशिश कीजिए। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? हम कैसे पानी को संरक्षित कर सकते हैं? ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ फिट फॉर यूज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड द ह्यूमन्स। मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द ओशन। इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली when the level of the groundwater decreased drastically. This cannot be used anymore. The total amount of water on earth remains the same, but the water available for use is very limited and is decreasing with our uses. The damage for water is increasing day by day, and the number of the people using water is increasing with rising population. In many cities, long queues of the collection of the water are a common sight. Also, more and more water is being used for producing food and by the industries. These factors are leading to shortage of water in many parts of the world. Hence, it is very important that water is used carefully. We should take care not to waste water. तो अब हम बात कर रहे हैं कि पानी को हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं। तो हमें पता है कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल को केवल एक छोटा सा भाग ही एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए और प्लांट्स के लिए पीने योग्य है ना। तो अधिकांश जल जो है वो तो हमें पता है कि भाई ओशियंस में है, सीज में है। तो हमें क्या करना है कि जो पानी है उसको बहुत ज़्यादा हमें संरक्षित करके रखना है, और पृथ्वी पर जल की जो कुल मात्रा जो है वो निश्चित है उपयोग की, कि उससे ज़्यादा पानी जो है वो तो खारा पानी है जिसे हम काम में ले ही नहीं सकते। तो जल की जो डिमांड है, पानी की जो मांग है वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले जो लोगों की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। तो बहुत सारी सिटीज़ में हम लोग देखते हैं, बहुत सारे नगरों में हम देखते हैं कि जल भरने के लिए लंबी कतार लगती है, जो कि वहाँ पर एक साधारण सा सीन है। बेटा ये हमारे यहाँ पर तो घरों में पानी आता है, लेकिन अगर हम बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ की बात करें, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास वगैरह की अगर हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पर जो पब्लिक टैप लगा हुआ रहता है, सरकारी नल होता है जहाँ से कि मीठे पानी पीने का जो पानी मिलता है लोगों को, वहाँ पर बहुत लंबी कतारें लगी रहती है, लाइन लगी रहती है। तो खाने की जो चीज़ें हम लोग खेती कर रहे हैं, खाने की वस्तुओं को उत्पादन और उद्योगों के लिए भी जल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन्हीं कारणों से संसार में बहुत सारे भागों में जल की कमी हो गई है। इसलिए ये आवश्यक है कि जल का जो है वो हम लोग बहुत विवेकपूर्ण रूप से, बहुत सावधानी से हम लोग इसको खर्च करें, मतलब कि हम इसे काम में लें और व्यर्थ ना करें, और पानी को हम लोग संरक्षित करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया गया है कि वन वे ऑफ increasing the availability of the water is to collect rain water
in this way is called rainwater harvesting. The basic idea behind rainwater harvesting is to catch water where it falls. तो बताया गया है कि वर्षा के जल को एकत्र करने के लिए, उसको भंडार करने के लिए हमें क्या करना है, उसे संरक्षित करना है और जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक ही उपाय है और वह उपाय है वर्षा के जल को संग्रहित करना। तो उसके लिए खाली एक मूल मंत्र है और वो मंत्र क्या है, कैच वाटर वेयर इट फॉल। जहाँ पर भी पानी गिरे उसे एकत्र कर लो, है ना, उसे इकट्ठा कर लो। What happens to the rainwater that falls in place that are mostly covered with the concentrated roads and the buildings? It flows into the drains. Is not it? From there, water goes to the rivers or lakes, which could be far away. A lot of effort will then be required to get this water back into our homes as the water did not seep into the ground. है ना, हमें पता है कि अगर रोड अगर कंक्रीट की बनी हुई होती है, जो कंक्रीट की रोड एंड द बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पानी जो है वो अंदर ज़मीन में नहीं जा पाएगा। वर्षा के उस जल का क्या होता है कि मतलब जहाँ पर भी गिरता है ना, तो कंक्रीट की सड़कें और मकान होते हैं, इसकी वजह से वो पानी बह जाता है। इस प्रकार वर्षा जल का कुछ भाग जो है वो नदियों और झीलों तक पहुँच जाता है, सो बहुत दूरी पर हो सकते हैं। क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया है, अतः उस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे। तो वो क्या है, डिस्कस हियर आर द 2 टेक्निक्स ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो हम यहाँ पर 2 टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसमें एक है छत के ऊपर वर्षा जल का संग्रहण। इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू अ स्टोरेज टैंक through pipes. This water may contain soil from the roof and the need filtering before it is used. Instead of collecting rainwater in the tank, the pipes can go directly into a pit in the ground. This then seeps into the soil to recharge or refill the ground water. इस टेक्निक में क्या होता है बेटा कि छत के ऊपर बारिश के पानी को एकत्र किया जाता है, वहाँ पर एक टैंक बनाया जाता है और पाइप के थ्रू इस पानी को छत पर उपस्थित मिट्टी के कण भी उसमें हो सकते हैं, तो जिन्हें उपयोग करने से पहले हमें छानना आवश्यक होता है, निस्सिंदित करना आवश्यक होता है। तो इस जल को भंडारण टैंक पे एकत्र करने के स्थान पर सीधे ही पाइप द्वारा ज़मीन में बने किसी गड्ढे तक लेके जाते हैं, जहाँ पर यह मिट्टी में रिसाव द्वारा जो अंडरग्राउंड वाटर जो है भौम जल से हम लोग कहते हैं, उसकी यह पूर्ति कर देता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपके सामने फिगर दिखाया गया है इस तरीके से यहाँ पर, तो इसमें ऊपर की तरफ इसको कलेक्ट किया गया है और पाइप के थ्रू क्या कर रहे हैं, इस पानी को यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। ओके, और इसके बीच में यहाँ पर बीच में ही इसको छानने के लिए चलनी वगैरह लगा दी जाती है अंदर की तरफ, और ये जो पानी है वो यहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, छान कर उसको अपने काम में ले सकते हैं, और जब ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में है तो फिर हम इसको जो है वो नीचे की तरफ डालकर वहाँ पर जो ग्राउंड लेवल है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। सेकेंड है अनदर ऑप्शन इज़ टू अलाउ वाटर to go into the ground directly from the roadside drains that collect rain water। दूसरा तरीका है कि सड़क के किनारे जो नालियाँ बनी हुई होती हैं, नाली द्वारा एकत्रित वर्षा के जल को भूमि में सीधे ही पहुंचा दिया जाए। तो ये 2 तरीके हैं हमारे पास में, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बारिश के पानी को कलेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए हम उसे काम में लेने के लिए सेव कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है बेटा वो फिनिश हो गया है, और ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये जो टॉपिक है वो 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी हमें फिर से स्टडी करने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटे।